देखिए, आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो आरक्षण का प्रावधान है उसके बारे में देखते हैं। हम अपने पूरे बेहतर तरीके से इसमें आर्टिकल, अमेंडमेंट एक्ट और केस लॉ के आधार पे बताने का कार्य किया है। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 16 में यह व्यवस्था प्रावधानित है। कौन सी व्यवस्था? जो आरक्षण की व्यवस्था है वो कहाँ प्रावधानित है? आर्टिकल 16 के आधार पे, आर्टिकल 14 के आधार पे, आर्टिकल 15 के आधार पे हमें आरक्षण की व्यवस्था भारत में प्रावधानित किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के माध्यम से। तो हम देखते हैं क्या कहता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कह रहा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अब ये लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी लोक नियोजन जब भी होगा उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके समान अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कैसे समान अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। तो कह रहा है कि द स्टेट यानी राज्य क्या करेगा? एम्प्लॉयमेंट करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा। तब वो क्या करेगा? 16 वर्ड में कह रहा है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर की समानता की बात कर रहा है, यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, सबको समान अवसर देगा। दूसरा क्या कह रहा है? नो डिस्क्रिमिनेट, कोई भेदभाव नहीं करेगा। किस आधार पे? तो कह रहा है धर्म के आधार पे। किस आधार पे? तो मूल वंश के आधार पे। किस आधार पे? तो जाति के आधार पे, कि लिंग के आधार पे, उद्भव के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, निवास के आधार पे। इस आधार पे क्या करेगा? कोई भेदभाव नहीं करेगा। किसमें? एम्प्लॉयमेंट में, अपॉइंटमेंट में। अब देखिए किस आधार पे? तो कह रहा है रिलीजियस के आधार पे। किस? रिलीजियस के यानी धर्म के आधार पे। किस आधार पे? रेस, मूल वंश के आधार पे। किस आधार पे? कास्ट यानी जाति के आधार पे। किस आधार पे? सेक्स, लिंग के आधार पे। किस आधार पे? डिसेंट, उद्भव के आधार पे। किस आधार पे? प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान के आधार पे। किस आधार पे? रेसिडेंस यानी निवास के आधार पे। इस आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको आर्टिकल 14, उसमें याद कीजिए एक केस था अनवर अली सरकार वर्सेज स्टेट ऑफ बंगाल, जिसमें चीफ जस्टिस पतंजलि शास्त्री थे। उन्होंने क्या कहा था? समानो विधि के समक्ष समान संरक्षण। आर्टिकल 14 में दो पार्ट था, एक विधि के समक्ष समता, दूसरा था विधि के समक्ष समान संरक्षण। तो उसी विधि के समान संरक्षण में दो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। एक था लाइक्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक, यानी समानों के साथ समान व्यवहार, और अनलाइक्स शुड नॉट बी ट्रीटेड अलाइक, असमानों के साथ समान व्यवहार नहीं। जो समान है उसके साथ समान व्यवहार, जो असमान है उसके साथ समान व्यवहार नहीं। इसी के आधार पे आपको इसका एक्सेप्शन हुआ, ये एक्सेप्शन 14 गठित करता है और इसी के आधार पे कहीं ना कहीं आरक्षण का प्रावधान होता है। हम देखते हैं कि आर्टिकल 16 का 3 क्या है। तो इसमें कह रहा है संसद को पावर है, विशेष पावर है, इनेबलिंग प्रोविजन है, वो कर सकता है, विशेष उपबंध कर सकता है। किसके लिए? कह रहा है कि भारत के किसी भूभाग या संघ राज्य क्षेत्र या कोई स्टेट या किसी पार्ट के लिए वो क्या कर सकता है? रेसिडेंस, निवास संबंधित प्रावधान लागू कर सकता है। निवास, रेसिडेंस, कि हम इस निवासी को ही हम नौकरी देंगे इस पार्ट में, तो ये प्रबंध संसद कर सकता है। निवास संबंधी रेसिडेंस लगा सकता है। जैसे देखते हैं अभी जो बहाली होता है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है? अपने अपने राज्य के लिए आपको रेसिडेंस संबंधी प्रावधान लागू कर देता है। वो कहीं ना कहीं 16(3) के आधार पर ही लागू करता है। आगे देखते हैं 16(4) क्या है? द स्टेट क्या कर रहा है? पिछड़े हुए नागरिकों के लिए विशेष उपबंध करता है और इसी के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था होता है। आरक्षण में 16(4), 16(4)A, 16(4)B, तमाम अमेंडमेंट एक्ट और केस लॉ, तमाम चीज हम देखेंगे कि कैसे आरक्षण व्यवस्था मिलता है और इसी के आधार पे हम समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका क्या है? एक्सेप्शन है द स्टेट। ये 16(4) जो है इसका एक्सेप्शन है। तो आइए देखते हैं 16(4) में क्या कह रहा है। कह रहा है जो पिछड़े हुए नागरिक है उसके लिए विशेष उपबंध यानी एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है और पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। कहाँ? प्रशासन में। तब क्या होगा? द स्टेट क्या करेगा? इसके लिए विशेष उपबंध करेगा। किसके लिए? जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है उसके लिए विशेष उपबंध करेगा। तो इसी बात को जो है बालाजी वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर, बालाजी वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर 1963, इसमें क्या कहा गया था? कहा गया था कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए विशेष प्रोविजन। कहाँ? किस आधार पे? एडुकेट रिप्रेजेंटेशन है, यानी अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, यानी सफिशिएंट प्रतिनिधित्व नहीं है।
तब जो है द स्टेट क्या करेगा, आपको इसको विशेष प्रावधान करेगा। कहाँ? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आपको जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको प्रशासन में जिसकी प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है उसके लिए विशेष प्रबंध करेगा। अब देखते हैं आगे। अब क्या हुआ, यूपीएससी में क्या किया, 1960 में एक वैकेंसी निकाला। कब? 1960 में वैकेंसी निकाला। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट का पोस्ट था, टोटल पोस्ट था 45। उसमें उन्होंने क्या किया, 29 सीट रिजर्व कर दिया और सीट जनरल रहा। 29 सीट किसके लिए रिजर्व किया? एससी और एसटी के लिए रिजर्व कर दिया। तो चैलेंज किया गया इस वाद में। किस वाद में? इस वाद में चैलेंज किया। कौन सा वाद है? टी देवदासन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। इसमें क्या हुआ, तो कहा गया, इसमें चैलेंज किया गया, कहा गया कि आप कैसे आरक्षण दे सकते हैं, है ना। लेकिन जब इधर कह दिया गया था बालाजी वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर के वाद में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से रिजर्वेशन दे सकते हैं, लेकिन इस वाद में चैलेंज किया गया कि आपने 45 में 29 सीट कैसे रिजर्व कर दिया गया। तो यूपीएससी ने तर्क दिया, तो स्टेट ने तर्क दिया, यूनियन ऑफ इंडिया ने तर्क दिया कि जो कैरी फॉरवर्ड है, पिछले साल का जो वैकेंसी था उसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, उसको हमने आगे बढ़ा दिया, अग्रशयन कर दिया, अग्रनयन का सिद्धांत यानी कैरी फॉरवर्ड कर दिया, आगे हमने उस सीट को हम जोड़ दिया। इस आधार पे 50% से अधिक सीट हो गया। तो कहा इस वाद में कहा गया कि नहीं, आप 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, सीट को कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हैं। इस आधार पे कैरी फॉरवर्ड यानी 50% से अधिक सीट को रोक दिया गया और कैरी फॉरवर्ड को भी रोक दिया गया, यानी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किस आधार पे किया गया? कहा कि आर्टिकल 14 का यानी 14 का उल्लंघन है, जिसमें अवसर की समता की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है। आर्टिकल 16 का उल्लंघन है, जिसमें आपको कहता है क्या, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता। इस सब आधार पे आप भेदभाव नहीं करेंगे, तो फिर उसका उल्लंघन करता है। आर्टिकल 335 का उल्लंघन करता है, जिसमें क्या कहा गया है कि आपको प्रशासनिक दक्षता प्रभावित होगा, तो इस सब का उल्लंघन करता है, इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है। आगे देखते हैं 1979 में क्या हुआ, बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया गया। इस कमेटी को रिपोर्ट देना था किसके संबंध में, जो समाज में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, जो ओबीसी है, उनके संदर्भ में रिपोर्ट करना था कि क्या उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो इन्होंने 1980 में रिपोर्ट किया, लगभग 4000 जाति को उन्होंने आपको आंकलन किया और उस आंकलन के आधार पर कहा कि इनको 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। फलतः क्या हुआ, इसकी आरक्षण नहीं दिया गया और अंततः 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने क्या किया, 27% आरक्षण दिया गया 1990 में। अब जब 1990 में इसको आरक्षण दिया गया तो इसको चैलेंज किया गया। कौन वाद में? इंदिरा सहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। 1992 में यह वाद आया, 93 में इसका जजमेंट आया था। तो इसमें क्या हुआ, क्या चैलेंज किया गया कि आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। किसको? ओबीसी कैटेगरी को। तो इस वाद में क्या जजमेंट आया वो देखते हैं। इस वाद में इंदिरा सहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में जजमेंट आया, कहा कि रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल है यानी संवैधानिक है और रिजर्वेशन दिया जा सकता है। क्या कहा? लेकिन कहा रिजर्वेशन प्रीलिमिनरी स्तर पर यानी आरंभिक स्तर पर होना चाहिए। प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा, आपको परिणामी ज्येष्ठता नहीं मिलेगा, ये सब नहीं मिलेगा। ताकि रिजर्वेशन किसी भी कीमत पर 50% से अधिक नहीं होगा। 50% से अधिक अगर आप रिजर्वेशन लगाते हैं तो वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अति विशेषज्ञता के क्षेत्र में आरक्षण नहीं होगा, अति विशेषज्ञता के क्षेत्र में रिजर्वेशन नहीं होगा। तो ये बातें इंदिरा सहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1993 में प्रावधानित किया गया। अब इससे क्या हुआ, समस्या उत्पन्न हुआ और इस समस्या को दूर किया गया 77वां अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1995 में 77वां अमेंडमेंट एक्ट आया। इसके तहत क्या गया, एक नया आर्टिकल जोड़ा जिसका नाम है 16(4)A। ये क्या है, प्रमोशन में रिजर्वेशन, कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा। किसको? SC ST वर्ग को प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा, जिसको आपको क्या कहते हैं, चैलेंज किया गया आगे जाके 2006 में। तो उससे पहले देखेंगे 85 में फिर क्या किया, इसमें 77वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो 16(4)A जोड़ा था, इसी 16(4)A में 85वां संविधान संशोधन के द्वारा 16(4)A में अमेंडमेंट किया गया और इसमें जोड़ दिया परिणामी ज्येष्ठता।
क्या जोड़ा गया? परिणामी ज्येष्ठता, परिणामी ज्येष्ठता जोड़ा गया, यानी परिणामी ज्येष्ठता जोड़ा गया, यानी परिणामी ज्येष्ठता जोड़ा गया, अर्थात जो लोग सीनियर है, सीनियरिटी, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी सब जोड़ा गया, यानी जो लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस भी काउंट किया जाएगा, ये सब जोड़ा गया। अब इस 77वां 85 को चैलेंज किया गया, कब? एम नागराज के बाद में 2006 में, और इसमें कहा गया कि ये जो 77वां के द्वारा जो जोड़ दिया 16(4)A और 16(4)A में फिर से अमेंडमेंट करके परिणामी ज्येष्ठता वर्ड को जो जोड़ा गया है, इसको चैलेंज किया गया और कहा कि नहीं दिया जा सकता है। तो इसका जो जजमेंट आया है एम नागराज का, वो सुनिए क्या है। इन्होंने कहा कि आप पिछड़ेपन को दिखाना होगा, अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहे हैं तो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिछड़ेपन को दिखाना होगा। हाँ, ये भी दिखाना होगा कि जो प्रशासन में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तब आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। इन्होंने कहा कि प्रशासनिक दक्षता देखिए प्रभावित नहीं होना चाहिए, अगर प्रशासनिक दक्षता प्रभावित होगा तो नहीं दे सकते हैं, अगर प्रशासनिक दक्षता प्रभावित नहीं हो रहा है तो आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। प्रशासनिक दक्षता के बारे में प्रावधान कहाँ है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 335 में। इस प्रकार से आपको एम नागराज के बाद में इसको 16(4)A को कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। इसके बाद एम नागराज के बाद को कई बाद में चैलेंज किया गया, 2016, 17, 18 और अंततः जर्नैल सिंह 2021 में इससे कहा कि ये अपील को खारिज किया, कहा कि यह जो है एम नागराज का वाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है, सही है, और यही वर्तमान समय तक लागू है। आगे हम देखते हैं 81वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी में आया। ये वाद कब क्यों आया? क्योंकि इंदिरा सहनी में कहा गया था कि 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो जब 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, फलतः 81वां संविधान संशोधन एक्ट आया, अमेंडमेंट एक्ट आया। इसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया जिसका नाम है 16(4)B। इसके तहत क्या कहा गया? इसके तहत कहा गया कि कैरी फॉरवर्ड, जो पिछली साल की जो रिक्ति है वो नेक्स्ट रिक्ति में जोड़ा जाएगा। कैरी फॉरवर्ड अग्रनयन का सिद्धांत लागू होगा, यानी आपको कैरी फॉरवर्ड का सिद्धांत को कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। जरा सोचिए कि 100 रिक्ति है, 100 रिक्ति इस साल का है, और इस 100 के रिक्ति को में आपको क्या कहते हैं, 50 रिजर्व्ड है, 50 अनरिजर्व्ड है, 50 जनरल और 50 रिजर्व। 50 रिजर्व भर जाता है, 50 में 25 भरता है, 25 खाली रह जाता है। तो इस सीट को अगले बार जो फिर मान लीजिए 100 वैकेंसी आता है अगले साल, तो टोटल कितना हो जाएगा? रिजर्व का 25 ही या 50 ही, 75 सीट रिजर्व्ड हो जाएगा और 50 सीट जनरल, यानी कुल 125 सीट हो जाएगा। इसी को कहते हैं कैरी फॉरवर्ड, और इसको आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं किया जाएगा, यानी यह कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। यही बात आपको 81वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और यह भी कहा गया कि जो पूर्व के वर्षों में जो खाली पद रिक्त है, इसको इस वर्ष में या अगले कई वर्षों में आपको इसको बहाली किया जा सकता है, यानी वर्षों में इसको जोड़ के कैरी फॉरवर्ड करके बहाली किया जा सकता है। तो ये आपको 81वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी में ये प्रावधान लागू किया गया। आगे देखते हैं, अब हम एक नया आर्टिकल देखते हैं 16 की उपधारा 5। इसमें क्या कहा गया है? कहा गया है कि ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, ये धार्मिक संस्थान है, और इस धार्मिक संस्थान में एक ऑफिस है, और इसमें क्या है, रिक्वायरमेंट आया है। तो कह रहा है कि पार्टिकुलर जो रिलीजियस है वही लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें कहा गया है कि पार्टिकुलर जो रिलीजियस है वही अप्लाई करेंगे। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? अवसर की समानता की बात, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी को समान अवसर की बात का प्रावधान था। तो यह इसका एक्सेप्शन होगा, यानी अगर इस प्रकार का नियम लगाते हैं तो अलाउ होगा। पार्टिकुलर जो रिलीजियस है वो आपको इसके लिए योग्य समझे जाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक उसी प्रकार से अगला आइए 16 की उपधारा 6। इसमें यह नया उपधारा है, नया सेक्शन जोड़ा गया है। यह 103वां संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया। इसमें इसको जो है हाल ही फिलहाल में कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है, जिसमें 10% आरक्षण का प्रावधान था, और इस आरक्षण को चुनौती दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 5 सदस्यीय एक संवैधानिक पीठ गठित हुआ। इसमें यूयू ललित, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के जो उच्चतम न्यायालय, उसके मुख्य न्यायाधीश है यूयू ललित, उन्हीं की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय बेंच संवैधानिक पीठ गठित हुआ। उस बेंच में निर्णय दिया
कि आपको यह कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है और इस आधार पे 10% आरक्षण दिया जा सकता है, जिसमें 3:2, 3 जो जस्टिस थे पक्ष में और 2 विपक्ष में थे, फिर भी इसको कॉन्स्टिट्यूशनल किया गया बहुमत के आधार पर। इस प्रकार हमने आपको पूरा आर्टिकल अमेंडमेंट एक्ट और केस लॉ के आधार पर बताया। एक और बात, आर्टिकल 14 जो है उसको वाइडर सेंस में लेंगे, कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 में ही 15 और 16 समाहित है, इस आधार पर आर्टिकल वाइडर है और 15 और 16 इसका स्पेसिफिक प्रजाति है और इसी आधार पर आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 14 में हमने बताया था। कहीं ना कहीं आरक्षण की बातें इसमें स्पष्टता दिखाई देता है और वो आर्टिकल 16 में पूर्णतः आरक्षण की बात करता है जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लागू है। थैंक यू।